हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी में एक टॉपिक होता है संज्ञा के बारे में। तो आपको बता दूं, ये भी जो सारे नोट्स रहेंगे जिस हम नोट से पढ़ाएंगे ये हमारे खुद के बने हाथ से नोट्स होंगे। ठीक है। कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछी जानी है तो संज्ञा पूछा जाता है, सर्वनाम पूछा जाता है। उसी संदर्भ में हम आज का टॉपिक हमारा संज्ञा रहेगा। पहले तो इसका हम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकल के आते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि वहाँ पर हम एमसीक्यू टाइप पढ़ेंगे और यहाँ पर थ्योरी। अच्छा, थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब तक थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी आपका एमसीक्यू नहीं बनेगा, गलत कर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, देखते हैं। देखो, संज्ञा के सामना डिफिनीशन सभी को पता होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, सभी को पता है। लेकिन कभी भी संज्ञा की जनरली परिभाषा नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि बताओ बुढ़ापा जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो वहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार कुछ बनता है। ठीक है, तो देखेंगे अब संज्ञा तो देख ली संज्ञा क्या होती है। अब देखेंगे संज्ञा के कार्य क्या होते हैं, यानी संज्ञा का क्या फंक्शन होता है, संज्ञा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, क्या उसका कार्य होता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसकी प्रोसेस है, देखेंगे। संज्ञा के कार्य, पहला है हमारा व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों आदि नामों का बोध कराना। और मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल BDO का एक वीडियो होता है, उसका अभी हो सकता है मे भी मार्च के लास्ट या अप्रैल में इसका री एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 और 23 दिसंबर 2018 को। लेकिन ये हमारे यूपी ट्रिपल या हमारे उत्तर प्रदेश का लड़कों का, जो हमारे एस्पायरेंट होते हैं, उनका दुर्भाग्य है कि भर्ती निरस्त हो जाती है, सिलेक्टेड बदले बाहर हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के चक्कर में क्या हो गई, ये भर्ती कैंसिल हो गई थी। तो अब ये दोबारा री एग्ज़ाम होगा, अब पता नहीं कब होगा। पिछले साल कैलेंडर आया था, मार्च में प्रस्तावित थी, लेकिन अभी 1 साल हो गया है, नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखो कब होता है। तो उसी में जिनका लोग वीडियो का री एग्ज़ाम होना है तो देख लीजिए, हिंदी इससे बाहर कहीं नहीं आएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी क्लासेस लेना रेगुलर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पर हो गया, खा है हमारा पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नामों का बोध कराना। जैसे संज्ञा का काम होता है पशुओं का, मिठाइयों का, सवारियों का, उनकी जाति का या उनके नाम का जो बोध कराने का काम होता है वो हमारा संज्ञा का होता है। जैसे गाय हो गया। ठीक है, देखो अगर गाय बोलेगी तो ये हमारी जाति हो गई, अगर कामधेनु गाय बोल दे तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कबूतर, जलेबी, साइकिल। ठीक है, अब देखेंगे समूह का बोध कराना। समूह का बोध कराना, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना हो गई, झुंड हो गया, भीड़ हो गई, ठीक है, मेला हो गया, ये समूह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समूहवाचक बोध कराना, यानी कि झुंड हो गया, समूह बन गया, सेना बन गया, भीड़ बन गई, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना। धातु या द्रव्य का, धातु मतलब मेटल और द्रव्य मतलब लिक्विड का जो बोध कराते हैं वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अभी आगे हम डिस्कस अच्छे से करेंगे, फिलहाल हम कार्य बता रहे हैं इसका, कैसे फंक्शन काम करता है संज्ञा का। तो धातु या द्रव्य का बोध कराना, चाहे सोना, चांदी, घी, शक्कर, पानी, सॉरी शक्कर नहीं, सोना, चांदी, घी, पानी, घी, लिक्विड वाले सामान, एल्कोहल जो भी होता है, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्ति या पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये 3 बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो सेना वाला है, यानी कि जो समूह वाला है, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सभी को आता है कि भीड़ और समूह बना है। लेकिन कभी कभी भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तीनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तीनों से बनता है।
ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ये तीन आपके लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं, भाववाचक, जातिवाचक और कौन सा, व्यक्तिवाचक। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, इन संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा वर्गीकरण होता है वस्तु की जीवंतता और आजीवंतता के आधार पर, यानी कि अगर कोई आपने साइंस में पढ़ा होगा निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं, वही हमारी है कि जीवंतता और आजीवंतता के बारे में, कौन सजीव वस्तु होती है और कौन निर्जीव वस्तु होती है। तो देखो मैंने जो पहला है वो होता है प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा होता है हमारा अप्राणीवाचक संज्ञा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट कहीं पूछ ले कि वस्तु की जीवंतता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमारे दो होते हैं। पहला हमारा प्राणीवाचक, दूसरा होता अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तुएं। तो देखो प्राणीवाचक मतलब हो गया जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे सजीव होते हैं यानी कि प्राणी होते हैं, और अप्राणी यानी कि वो निर्जीव होते हैं। ठीक, ऐसे आप याद रखिए ये दो टाइप के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। इसमें होगा लड़का, घोड़ा, पक्षी, और अप्राणीवाचक संज्ञा में क्या होगा, ईंट, दीवार, पत्थर, ईटीसी, यानी कि ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो एक और आपको बता दूं, देखो जो हमारा पेड़ है ये आप गूगल करेंगे, ये थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए कि ये एक्सेप्शन टाइप में है। इसको पेड़ जो हमारा सजीव होना चाहिए था, यानी कि ये सांस लेता है, तो इसको प्राणीवाचक में रखना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारा पेड़ है ये अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। पेड़ हमारा सजीव है क्योंकि वो क्या करता है, सांस लेता है, चलता नहीं है, सांस लेता है, तो समझ लीजिए ये जीवित है। और पेड़ जो हमारा ये अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेड़ हमारा अप्राणीवाचक संज्ञा है या प्राणीवाचक संज्ञा है। तो जो पेड़ हमारा है ये हमारा अप्राणीवाचक संज्ञा, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा, पहला वर्गीकरण हो गया था, अब दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा वर्गीकरण हमारा था गणना के आधार पर। ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गणना के आधार पर हमारा संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो गणना के आधार पर संज्ञा हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है गणनीय संज्ञा और दूसरी होती अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जैसे वे संज्ञा जिनके एक वजन और बहुवचन दोनों होते हैं वो हमारे गणनीय होते हैं, यानी कि गणना कर सकते हैं इनके। कभी कभी जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी गणनीय संज्ञा होती हैं वो एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होती हैं। जैसे हमारा आम हो गया, ईंट हो गया। लेकिन अगणनीय जो संज्ञा होती हैं इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे दूध, दूध हमेशा आप क्या करेंगे, एक वचन में प्रयोग करेंगे, ये हमारा अगणनीय होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरा वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर इनका कैसे होता है। तो ये हमारा तीन प्रकार की होती है। पहला मैंने बताया था जीवंतता के आधार पर, दूसरा बताया था गणना के आधार पर, तीसरा बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति यानी कि उनके जन्म के आधार पर। तो ये तीन वर्गीकरण ये भी हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ऐसे याद करेंगे। रूढ़ में क्या होता है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड निरर्थक होते हैं। एज आम शब्द का अ और म अलग अलग कर दें तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता है। रूढ़ मतलब कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो जो दो वर्ड, जैसे आम है, ठीक, आम का अगर संधि विच्छेद करेंगे आ प्लस मा हो जाएगा, तो इसका कोई जो आ है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना इसका माँ का कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा रूढ़ संज्ञा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आम है तो आ और मा अलग अलग हो जाएगा, तो जो हमारे खंड बनेंगे उनका कोई सार्थक संज्ञा का शब्द का अर्थ नहीं होगा, इसलिए वो हमारे वो हमारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। जैसे हमारा घर है, हाथ है, पैर है, मुंह। जनरली देखो जो रूढ़ शब्द होते हैं जनरली दो वर्ड के बने होते हैं, याद रखिएगा। से दो वर्ड का बना होता है। देखो मुंह दो, पैर पार रहा, हाँ होता हाथ, घा हो रहा आ आम। लेकिन जनरली ये दो वर्ड के बने होते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं ये हमारे जनरली दो वर्ड के बने होते हैं, दो सब अक्षरों के बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका संधि विच्छेद जब किया जाता है तो जनरली इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। तो अभी आपको हम जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कि रूढ़ शब्द क्या है। वहाँ डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा रूढ़ संज्ञा शब्द है। तो आपको सही जब तक पता नहीं होगा कि ये रूढ़ शब्द होते क्या हैं तब तक उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे, गलत कर जाएंगे, आपका मार्क्स जो लेस कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यौगिक। ऐसी संज्ञाएं, यौगिक मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक। ठीक है,
जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे रसोई घर के 2 खंड है, रसोई और घर, ये दोनों खंड सार्थक है। पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, पुस्तक मतलब पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, ठीक है। तो ऐसे हमारा होता है यौगिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर हमारा जो वर्ड बन गया है वो हमारा यौगिक संज्ञा शब्द होता है, ठीक है। रसोई घर, रसोई प्लस घर, जनरली जो हमारा यौगिक होता है ये थोड़ा बड़ा शब्द होता है। जगजीवन, ठीक है, ये हमारे बड़े शब्द होते हैं। पुस्तकालय, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यालय, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं, या दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इनका एक सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दूसरा, जैसे विद्यार्थी क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी होता है ना, तो विद्या मतलब विद्या, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, तो इसके 2 अर्थ बने कि नहीं बने। पर आम का जैसे आ और माँ का हम संधि विच्छेद किए थे तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बन रहा था अर्थ, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर विद्यार्थी का अगर हम करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला, तो विद्या इसका भी अर्थ विद्या निकल रहा है, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, तो यहाँ सार्थक शब्द का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हमारा यौगिक होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है योग रूढ़, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो, ये थोड़ा आप याद रखिएगा, ये तो थोड़ा आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है योग रूढ़। देखो अभी हम क्वेश्चन, जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको कराएंगे तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे निकल कर सामने आपके आता है, आपको कैसे अच्छे से कर जाना है, ठीक है। तो योग रूढ़ क्या होता है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे पंकज, पंकज के 2 खंड है, पंक प्लस जज, पंक का अर्थ है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्मा हुआ, परंतु कमल का अर्थ, परंतु पंकज का अर्थ होगा कमल, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ। देखो योग रूढ़ ये शब्द होते हैं कि मान लो उनका संधि विच्छेद किया जाए तो जो अलग अलग अर्थ निकलेंगे उनका अलग अलग अर्थ होगा। तो आप सोच लीजिए, मान लो पंकज दिया था, आप पंकज मतलब होता है, पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्मा, तो आप कमल को क्या कर सकते हैं, कीचड़ से जन्मा कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं तो कमल हो जाएगा, ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ। कभी कभी एक से वाक्यांश पूछता है कि कीचड़ से जन्मा हुआ तो उसे कमल कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द ये होता है कि वो तीसरे पद की विशेषता बताता है, समझ रहे बात को। पंकज हो गया, पंकज मतलब होता है कीचड़ से जन्म, और कीचड़ से जन्म अर्थात कमल का होता है। यहाँ पर अगर आपको योग रूढ़ निकलता है तो आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए तुरंत कि योग रूढ़ मतलब होता है वाक्यांश शब्द। मैं आपको ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिएगा। योग रूढ़ का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। पंकज का मतलब होता है कीचड़ से जन्मा हुआ अर्थात कमल। कभी कभी वाक्यांश में पढ़े होंगे कि कीचड़ से जन्म लेने वाला, ठीक है, तो हमारा क्या होगा पंकज, जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर हो सुग्रीव। तो ऐसे क्या होता है, जैसे तीव्र इच्छा रखने वाला जिजीविषा, ऐसा होता है ना। तो आप देखो यहाँ जनरली वाक्यांश के रूप में निकल के आता है, आप मन में स्ट्राइक करते रहिए कि योग रूढ़ मतलब होता है वाक्यांश। जैसे पंकज क्या हो गया, कमल अर्थात कीचड़ से जन्म लेने वाला, ऐसे याद रखिएगा। ये जनरली वाक्यांश के रूप में बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को योग रूढ़ और रूढ़ में डिफरेंस करने में अंतर होता है। योग रूढ़ में क्या होता है, उसका दोनों सार्थक अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसमें क्या होता है, तीसरे पद की विशेषता बताता है, ऐसे समझ जाइएगा। अब देखो चौथा वर्गीकरण और वन ऑफ द मोस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है, समझिएगा। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो वो हमारी 5 प्रकार की होती है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखो ये हास के नोट्स बने हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो बेकार वाली बकवास वाली चीज़ें होती है वो हम लिखने से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत ही अच्छा। एक कुछ रील चलती है तो उस पर आगे लिखा होता है POB, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक लोग हमको भेजे तो उस पर POB लिखा था, जनरली अच्छा मुझसे पता नहीं था, तो हमने पूछा POB होता क्या है। भाई मैं चाहता तो मैं गूगल भी कर सकता था, लेकिन वो चैट पे बात हो रही थी तो उन्हें पता पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे अब समझ में आया कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, ठीक है। तो
चौथा वर्गीकरण अर्थ के आधार पर 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा ये दो पूछे जाते हैं, जातवाचक और भाववाचक। बाकी द्रव्य आप जान जाएंगे, लिक्विड, समूह आप जाएंगे, सेना झुंड। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक पूछा जाता है, क्योंकि इन्हीं में लोगों को डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। अब देखेंगे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति के स्थान का बोध कराती वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे क्या है, अगर यहाँ पर गंगा है तो गंगा हमारी व्यक्ति हो गई, अगर नदी हो जाएगी तो हमारी जाति हो जाएगी। समझिएगा, देखो क्या है, तुलसीदास क्या है, ये हमारे व्यक्ति हैं, लेकिन जो कवि है ये उनकी जाति है। तुलसीदास की जो जाति है वो कवि हैं। ठीक है, समझिएगा। देखो, मछुआरा क्या है, ये एक जाति है, और रमेश एक मछुआरा है, तो रमेश क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। ऐसे आप याद रखिएगा। पटना क्या है, पटना एक व्यक्ति है, और राजधानी की बात करेगा तो हमारी जाति हो जाएगी। समझिएगा, ठीक है। राम क्या है, व्यक्ति है, राम व्यक्ति है, और हिमालय भी व्यक्ति है। और अगर यहाँ पर मान लो पर्वत की बात की जाती तो वो जाति हो जाता। समझिए, कोशिश करना का। अगर मान लो गाय की बात कर रहा है तो वो हमारी जाति हो जाएगी। अगर स्पेसिफाई नाम लेता है कि कामधेनु गाय, तो हमारी व्यक्ति हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी जाति का बोध करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो व्यक्ति निकल के आता है, अगर उस व्यक्ति उससे रिलेट करता है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझिएगा। देखो, राम सुनिए सुनिए, जो तुलसीदास थे ये क्या थे, ये कवि हैं। ठीक है, तो कवि क्या है, उनकी जाति है, और तुलसीदास क्या है, ये व्यक्ति हैं। तो तुलसीदास हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इन्हीं को पहचानने में। ठीक है, मान लो अगर नदी की बात करेगा तो नदी हमारी जाति हो गई, और गंगा नदी की बात करेगा तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। मैंने अगर नदी कह दिया तो नदी में गंगा नदी भी आ जाएगी, यमुना भी आ जाएगी, ठीक है, पेरियार आ जाएगी, माही आएगी, सब आ जाएंगी नदी। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई अगर एक नदी का नाम ले लेते हैं तो हमारी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपसे बोला नदी, तो नदी वो हमारी जात हो जाएगी, वो हमारी जात हो गई। उसमें गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, ठीक, महानदी भी आएगी, ताप्ती आएगी, साबरमती, ये सब आएंगी। लेकिन अगर हम गंगा नाम ले लिए तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे देखिए, जैसे गाय, ये हमारी जाति हो गई, नदी बता दिए जाति हो गई, पहाड़ जाति हो गई। लेकिन अगर हम हिमालय पर्वत की बात कर ले तो हमारा वो व्यक्तिवाचक हो गया, मनुष्य हो गया, आदि हो गया। ऐसे आप याद रखिएगा, ये बात बहुत पूछा जाता है। अब देखो, ये आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में सीधा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला है पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम: खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जातिवाचक होते हैं। एक मैं आपको बता दूं, एक काम करिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास कितने हैं टोटल देख लीजिए, ये 7 टाइप्स के हैं। इसको आप रट लीजिए, लिख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि ये हमारे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये एक्सेप्शन मान लीजिए या फिर जो भी मान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम: खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना, ये हमारे जातिवाचक होते हैं। ये एक्सेप्शन के रूप में मान लीजिएगा। फलों सब्जियों तथा फूलों के नाम: आम, केला, परवल, पालक, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। पहनने ओढ़ने बिछाने के सामान: कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, ये भी हमारे जातिवाचक होती है। अब जो कुछ लोग उसको ऐसे कह रहे होंगे कि ये बताइए, साड़ी तो हमारी जाति हो गई, अगर मान लो हम बनारस की साड़ी कर दे तो हमारी व्यक्ति हो गई। लेकिन देखो, यहाँ पर साड़ी की बात की गई है तो ये हमारी जाति हो जाएगी, और अगर बनारसी साड़ी बोल देगी तो वो हमारी व्यक्ति हो जाएगी। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम: गेहूं हो गया, चावल हो गया। अच्छा, गेहूं भी कई प्रकार का आता है। इससे जो लोग गांव से वो लोग पता होगा, एक शायद इंद्रासन करके कुछ, या कुंदन करके गेहूं का नाम आता है। तो अगर कुंदन गेहूं कह देगा तो हमारी व्यक्ति हो जाएगी, अगर गेहूं की बात करेगा वो हमारी जाति हो जाएगी। ऐसे याद रखिएगा। जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, ऐसे याद रखिएगा। सवारियों के नाम: नाव, मोटर, रेल, साइकिल। अच्छा, रेल क्या है, मैं आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि रेल 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 तो जातिवाचक संज्ञा है, तो रेलगाड़ी क्या है?
कमेंट में बॉक्स जरूर बताइएगा कि अगर रेल हमारी जातिवाचक संज्ञा है तो रेलगाड़ी क्या है। ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, इन दोनों में डिफरेंस करिएगा। नेक्स्ट है संबंधियों के नाम, अगर भाई बहन भाभी ये भी हमारे क्या होते हैं, ये जातिवाचक होते हैं। कैसे होते हैं देखो आप समझ जाइए, अगर मान लो बहन है हमारी, उसका नाम कुछ भी है, ठीक है, तो मान लो उसका नाम सरिता है, ठीक है, तो अगर हम माना उसका नाम सरिता है तो मैं उसको सरिता बुलाऊंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर मैं बहन बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगी, वो हमारी जातिवाचक हो जाएगी। ऐसे याद रखिएगा। व्यवसायिकों पदों व पदाधिकारियों के नाम दर्जी, धोबी, भंगी, राजपाल ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे जातिवाचक होते हैं। अब देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस कैसे करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तुलसीदास क्या है, ये व्यक्ति हैं, इनकी जाति क्या कवि है। सीता क्या है, स्त्री हैं, इनकी जाति स्त्री है। गंगा क्या है, व्यक्ति है यानी कि गंगा है। नदी क्या है, इनकी जाति है। कोलकाता क्या है, ये व्यक्ति है। और नगर क्या उसकी जाति है। हिमालय पर्वत है और पहाड़ उसकी जाति है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है समूह और संज्ञा। समूह का बोध कराते हैं, जैसे गिरोह हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया। और जवानों में क्या होता है, गैंग बना के चलते हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य धातु या का बोध कराती है, जैसे घी हो गया, चांदी, पानी, पीतल, सोना, तांबा, लोहा, ये सब हो गया। ये आपके क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखो इसको आप स्टार मार्क करीजिए कि कुछ विद्वान समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा को एक ही भाग में माना जाता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप किस संज्ञा को आपस में मर्ज कर सकते हैं, तो आप मर्ज कर सकते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को आप एक में मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ये विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोनाउन, नाउन बहुत पूछा जाता है। देखिए व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, ऊंचाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, ये क्या है, भाव का कह हैं। ईमानदार तो व्यक्ति, देखो ईमानदार व्यक्ति तो हो गया, क्या होगा, उसका व्यक्तित्व हो गया। ईमानदारी क्या हो गई, वो उसकी फीलिंग है, वो भाव है, ठीक है। वीर, अभिमन्यु वीर था लेकिन उनकी क्या थी, वीरता थी, तो वीरता क्या है, भाव है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, वीरता, मिठास, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, आपके भाव होते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए नीचे दिया हुआ है कि गुण अगर है तो कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य। अगर गुण की बात करेगा और उसमें कुशाग्रता, चतुराई और सौंदर्य आएगा तो हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब भाव की बात करें, कृपणता, मित्रता, चतुरता, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, अगर माप की बात करेगा, गहराई की बात करेगा, चौड़ाई की बात करेगा, ऊंचाई की बात करेगा, तो ये विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्रिया क्या है, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास, ऐसे आप याद रखिएगा, देख लीजिए। अब देखो यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा से हमारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे नर क्या है, जाति है तो नरता क्या हो गई, भाव हो गया। नारी क्या है, जाति है तो नारित्व हो गया। बूढ़ा जाति है, बुढ़ापा हमारा भाववाचक हो गया। मनुष्य क्या, मनुष्यता। लगभग ऐसे क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं, इन सब वर्डों में लगभग अक्सर गांव के देहाती वर्ड बोले जाते हैं। ऐसे क्या है, आपने किसी सुना होगा, किसी का नाम मान लो, किसी का नाम मान लो शुभम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलो, शुभमवा, तो क्या है, भाव है, शुभमवा। तो वैसे है क्या, नारी नारित्व, बुढ़ापा बुढ़ापा, बूढ़ा बुढ़ापा, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। व्यक्ति क्या है, राम रामत्व, रावण, ठीक है, शिव शिवत्व, ऐसे याद रखिएगा। सर्वनाम से कैसे बनती है भाववाचक, अपना से अपनत्व, अहंग से अहंकार, मम से ममता, ऐसे याद रखिएगा। विशेषण से कैसे बनता है, कठोर से कठोरता, गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुत आयत, सुंदर से सुंदरता। नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया से। देखो क्रिया का मतलब होता है काम, तो खेल से खेलना से खेल हो जाएगा, दिखना से दिखावा हो जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगी, बचना से बचत हो जाएगा, बुझना से बुझौल हो जाएगा। और अव्यय से भाववाचक कैसे बनती है, समीप से समीप्य हो जाएगा, दूर से दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा संज्ञा खत्म हो गई, इससे बाहर संज्ञा में कभी भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।